हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करा था और एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला था। इस वीडियो में हमारा टास्क रहेगा एक डायपोल के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना। अब डायपोल में पता है दो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इक्वल अपोजिट चार्जेस से बनता है। तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से पोटेंशियल कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू multiple charges due to multiple charges। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, सो ऑन एंड अप टू Qn तक चार्जेस, ऐसे चलते चलते Qn तक चार्जेस है। और हमें किसी पॉइंट पे, किसी P पॉइंट पे इन सब चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इंडिविजुअली एक एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो और उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है तो एडिशन जो होगा वो स्केलर एडिशन होगा, सिंपल नॉर्मल एडिशन होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखा जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वी, जो पी पॉइंट में पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस V2 पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एंड सो ऑन अप टू Vn। लास्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Vn। और ऑफ कोर्स साइन के साथ साथ रखना है। अब चाहे तो हम इस पोटेंशियल का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे भाई, मान लीजिए कि ये जो आपका डिस्टेंस है, मान लीजिए 1 से लेके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये है R1। ऐसे ही सेकेंड चार्ज से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस है R2, थर्ड से R3 एंड R4 एंड सो ऑन। और जो Qn चार्ज हो गया इससे जो डिस्टेंस है वो है, मान लेते हैं Rn। तो मैं इसको जनरल कैसे लिखूंगा, V1 की जगह क्या लिखूंगा, Q1 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R1। ऐसे ही Q2 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R2, ये चलता रहेगा अप टू Qn अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट Rn। और देखो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समीशन लगा दो आप ऑन आई फ्रॉम 1 टू n, कहां से कहां तक, क्यू आई अपॉन आर आई पे। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल लिखने का पी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया जनरल तरीका पोटेंशियल को लिखने का। तो लिखने को हम इसको थोड़ा सा और भी, मतलब अगर मैं इस पी पॉइंट का भी पोजिशन वेक्टर दे दूं वहां से भी लिख सकते हैं, बट है ना, वो हमने उसमें भी देखा था, फोर्स के केस में भी देखा था, तो दोबारा उस तरीके से नहीं देख रहे, खाली मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस के टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चार्ज होगा, ये जो क्यू आई है, ये साइन के साथ रखना है। मतलब अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव उसका चार्ज रखा जाएगा, और चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा। अब सेम इस चीज को इस्तेमाल करके अब हम एक डायपोल के लिए पोटेंशियल को निकालना चाहेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क है दैट इज इलेक्ट्रिक, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलो, एक ही चीज होती है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, एक डायपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। सो अब जरा देख लेते हैं। नाउ हमें पता है डायपोल क्या होता है, डायपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको बोल देते हैं डायपोल। ठीक है, तो जरा मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक ये माइनस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है जो कि कितना होगा, 2a होगा। ये डायपोल एक्सिस हो गई। ठीक है, लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस। मैं इसको थोड़ा ऊपर ही ड्रॉ कर, इसको एक्सिस को सीधा ड्रॉ कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज क्यू, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 2a। ठीक है, सेपरेशन इज 2a। ठीक है, और हमने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है जिसमें हमें क्या निकालना है, जिसमें हमें
पोटेंशियल को निकालना है, लेट्स कॉल द पॉइंट एज पी। और ठीक है, मान लेते हैं जो पॉइंट है इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट पी है, ये इस डाइपोल का, जो डाइपोल एक्सिस का सेंटर है, ये सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया ए, और ये डिस्टेंस भी हो गया अगेन ए। तो जो डाइपोल एक्सिस का सेंटर है, इससे ये आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, डिस्टेंस मैंने कहां से बताया, डिस्टेंस मैंने डाइपोल एक्सिस के सेंटर से बताया। तो डाइपोल एक्सिस के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है थीटा। भाई ये एंगल भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो ये पॉइंट फिक्स होगा। अगर ये मैं आर और थीटा की वैल्यू को फिक्स कर दूं तो अब पॉइंट फिक्स हो गया। तो ये पॉइंट को स्पेसिफाई करा मैंने आर से और थीटा से। वैसे तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। तो अगर यहाँ पे वो चीज आप छोड़ दो, तो हमने इसको पी पॉइंट को स्पेसिफाई करा ऐसे। अब मुझे माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिखना पड़ेगा प्लस क्यू की वजह से। तो उसके लिए मुझे माइनस क्यू और प्लस क्यू से डिस्टेंस चाहिएगा पी पॉइंट तक का। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट इन अ नाइस फैशन। सो ठीक है, सो ये डिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं R1, और ये डिस्टेंस हो गया R2। ठीक है, अब देखिए, तो मुझे लिखना है V प्लस मतलब, या पहले माइनस लिख लेते हैं, V माइनस मतलब पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस क्यू, जो चार्ज नेगेटिव है तो माइनस क्यू, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की जगह लिखोगे R1। ठीक है, उसी तरह V प्लस लिखो, जैसे मैंने V माइनस लिखा वैसे ही आप लिखो अब V प्लस। ठीक है, इसको अलग ही, डायग्राम को अलग ही हमने कर दिया। ठीक है, तो वैसे जैसे मैंने यहाँ पे भी V माइनस लिखा है, वैसे जब हम V प्लस लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज ऑफ क्यू प्लस है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, अब मुझे बस क्या करना है, मुझे इस R1 और R2 को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, R और थीटा के फॉर्म में। तो जरा उसके लिए कुछ चीजें हम सीख लेते हैं। R1 और R2 को थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं कोसाइन लॉ या लॉ ऑफ कोसाइन। अब जरा वो यहाँ पे समझ लो आप, मैं यहाँ पे बता देता हूँ लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन लॉ क्या होता है। ओके, सो पे अटेंशन। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में 3 साइड है। ये है साइड ए, साइड बी, साइड सी। ए के सामने जो एंगल है वो है अल्फा, बी के सामने जो एंगल है वो है बीटा, और सी के सामने जो एंगल है लेट्स कॉल इट गामा। तो एक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ये जो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन इसलिए बोलते हैं, अभी आपको बोलते रहेगा कॉस फैक्टर आता है इसमें। तो इन साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है, मान लीजिए मुझे लिखना है ए स्क्वायर, मुझे ए साइड को लिखना है, तो रिलेशन होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी कॉस अल्फा। वैसे ही अगर मैं बी स्क्वायर लिखूंगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी कॉस बीटा। सिमिलरली सी स्क्वायर लिखूंगा देन इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी 2 फैक्टर भी आएगा, हाँ 2 फैक्टर भी आएगा, माइनस टू ए बी कॉस गामा। अब ये रिजल्ट कहाँ से आए, तो आप इजीली अपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, खाली 10th के लॉ का ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं। आपको जैसे रिलेशन निकालना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जैसे यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे थोड़ा, इन राइट एंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे उनमें, तो आपको ये रिलेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें, हमारा कंसर्न वो डेरिवेशन करना नहीं है ना, हमें डायरेक्टली यूज करना है। अब सेम चीज जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो अब जरा पे अटेंशन, सेम चीज जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को,
या पहले चलो इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल में देखो मुझे R2 को लिखना है, तो देखो R2 के सामने वाला एंगल अल्फा हो गया, तो इस वाले ट्राइंगल में मैं R2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर, एक साइड हो गई ए, एक साइड हो गई आर, यहाँ इन फॉर्मूले को देखते रहे ना, तो R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन I can write this R2 as R square plus A square minus 2RA cos थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो मुझे R2 नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली 1/R2 चाहिए, और सॉरी इसका रूट आएगा ना, ये इसका स्क्वायर हो गया, हाँ ये ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, पर मुझे क्या चाहिए 1/R2 चाहिए, तो जरा उस पर भी आ जाता है। तो जरा देखिए, अगर मैं यहां से एक चीज यूज करूंगा और वो क्या है, अगर मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2A/R इंटू कॉस थीटा। ठीक है, -2A/R इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं, और वो अप्रोक्सीमेशन या अजम्पशन क्या है कि जो ये R है इट इज मच मच ग्रेटर देन A। अगर ऐसा होगा तो फिर वी कैन यूज दिस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये लगभग 0 हो जाएगा, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए फिर आर स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, है ना। और अगर ऐसा होगा तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो रफली जो ये वैल्यू होगी इट विल टेंड्स टू 0। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास है 0.2 बाय 10⁻3, तो ये लगभग 0.2 से भी बहुत छोटा, 0.00000002 हो जाएगा, तो लगभग 0 ही हो गया ना। अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा है डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो वैल्यू लगभग 0 को टेंड करती है। ठीक है, तो वही चीज है, हमने ये अज्यूम करा है कि आर मच मच ग्रेटर देन ए है, तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लगभग कितना हो गया, 0 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको लिख सकते हैं, अब हम R2 का स्क्वायर लिखेंगे आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2A/R इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया, पर मुझे तो R2 चाहिए, ये तो क्या है, ये तो है R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं R2 निकालूंगा, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा R, और इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ हो गई, हो जाएगा 1 माइनस 2A/R कॉस थीटा की पावर हाफ। ठीक है, ये हो गया R2, बट हमें चाहिए तो 1/R2 था, तो अगर मैं 1/R2 लिखता हूँ यहाँ से, तो दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल कर दिया बेसिकली, तो ये भी बन जाएगा 1/R, और यहाँ मैं रेसिप्रोकल करूंगा, तो आपने 8th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि पावर नेगेटिव का मतलब होता है या ऐसे, जैसे मान लो x की पावर अगर -1 लिखा है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, 1/x ही है। ठीक है, पावर माइनस का मतलब भी क्या होता है, मतलब पावर नेगेटिव का मतलब भी होता है रेसिप्रोकल, तो मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे पावर को नेगेटिव कर दूं, तो जाएगा -2A/R कॉस थीटा, और पावर नेगेटिव हो गई तो -हाफ हो गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट अब हम यूज करेंगे जिसको बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल थ्योरम आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन में एक कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ तो माइनस वाला है, वैसे प्लस माइनस के लिए वो होल्ड करता है, और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, सो बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ये होता है, मेरे पास मान लीजिए बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि ये है, अगर मेरे पास 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है, जहां पे 1 बहुत ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू x, मतलब x बहुत छोटा होना चाहिए,
अगर ये कंडीशन है और 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन है, एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1 प्लस माइनस एन एक्स के। मतलब आप क्या करोगे, हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत, वन जो है काफी बड़ा है, एक्स बहुत छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी जहां तक सिग्निफिकेंट होगी वो हो जाएगा एन इंटू एक्स, 1 प्लस एन एक्स, प्लस माइनस जो भी होगा वो हो जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करो आप, तो सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/r तो एज इट इज है। अब देखो ऑलरेडी मुझे पता है कि a बाय आर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन एंड निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म्स since r is much greater than a, which implies that a by r is less than 1, a by r जो होगा 1 से बहुत छोटा होगा क्योंकि r जो है बहुत बड़ा है a से, तो वही कंडीशन फुलफिल होगा जो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन करी है। भाई ये कंडीशन फुलफिल हो गई ना जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, ये कि ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गई जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो जब हम बायनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे यूज कर लेंगे तो अब देखो इस पावर को मैं यहाँ अंदर पुट करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस हाफ से हो जाएगी, तो इवेंचुअली मेरे पास क्या बचेगा, उस चीज पे ध्यान दीजिए। तो इवेंचुअली मेरे पास बचेगा 1/r2 इज इक्वल टू 1/r, अंदर होगा देखो यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे देखो -2a/r था, अब ये माइनस हाफ क्या मल्टीप्लाई होगी, तो जब देखो -2a/r, यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई जब मैं माइनस हाफ से करूंगा, बाकी आगे कॉस थीटा तो आएगा ही, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो खाली बचेगा a/r, वो भी प्लस का a/r कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस a/r कॉस थीटा, तो ये आ गई 1/r2 की वैल्यू। अब सेम 1/r1 की वैल्यू निकालो, सिमिलरली बिल्कुल सारे स्टेप सेम होंगे। सिमिलरली अब हम 1/r2 की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए देखो ध्यान से, तो फिर से इस ट्रायंगल पे आ जाओ। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, भाई स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर दोनों बना रहे हैं ये, तो दोनों दोनों एंगल का सम 180 डिग्री मतलब पाई हो जाएगा, तो अगर इतना एंगल थीटा हो गया तो दिस मच एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। अब सेम इस ट्रायंगल में लगाओ लॉ ऑफ कोसाइन, इस वाले ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ कोसाइन को, तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे तो r1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस पाई माइनस थीटा। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ये पाई माइनस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ये रिलेशन है, कन्वर्जन है कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे मतलब, ठीक है, या एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होती है बेसिकली, ये मानो है ना, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट में जंप करना ठीक नहीं, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। बाकी इसको याद करने का तरीका होता है, वो भी मैं ASTC करके आपने पढ़ा होगा ना कि ऐसे ये चार होते हैं, तो यहाँ ऑल आर पॉजिटिव, साइन कोसाइन पॉजिटिव, फिर tan और cot, और दूसरा एक चीज होती है कि 180 डिग्री हो तो उस पर नो चेंज होगा, बट अगर π/2 हो जाता है तो उस पर चेंज होता है। मैंने अभी ये दो चेंज क्या होगा कि साइन का कॉस और कॉस का साइन, सेक का कॉसेक और tan का कॉट। ये आई होप सो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो जस्ट लेट मी नो, है ना, मैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी एक वरना वीडियो बना दूंगा। सो ये ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हमने यूज करा है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करा, मैंने बस वो कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar कॉस थीटा। अब जैसा ट्रीटमेंट हमने R2 के साथ करा था वैसे इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ से आप r स्क्वायर कॉमन ले लो,
तो बचेगा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 2 AR कॉस थीटा, 2A/R, 2A/R कॉस थीटा। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये ए स्क्वायर बाय ए आर स्क्वायर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है ए स्क्वायर के मुकाबले, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बचेगा खाली 1 प्लस 2A/R कॉस थीटा। ये मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ए स्क्वायर बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर के। ठीक है, अभी इतना आ गया। अब फिर क्या करे थे, फिर हमने इसका करा था स्क्वायर रूट। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा R और 1 प्लस 2A/R कॉस थीटा की पावर हाफ, और 1/R करूंगा तो 1/R1 हो जाएगा 1/R 1 प्लस 2A/R कॉस थीटा की पावर माइनस हाफ। और ये हो जाएगा अगेन बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करोगे तो 1/R 1 माइनस A/R कॉस थीटा यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन एंड निगलेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स। तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, नहीं 1/R1 का आया और ये आया था 1/R2 का, इसको यूज करेंगे अभी। अब आ जाते हैं अपने फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ। तो मुझे निकालना है, देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है v, टोटल v निकालना है, जो कि बराबर होगा v प्लस माइनस v नेगेटिव के। ठीक है, या अगर देखो अगर मैं इसको नेगेटिव वाले में ऑलरेडी नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूँ तो मैं प्लस साइन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव वाले में नेगेटिव साइन ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो v प्लस का एक्सप्रेशन कितना आया था, तो वो आया था Q/4πε0R1। अगर मुझे ठीक से, अगर मैंने इस तरफ R1 लिखा था तो ये बनेगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये यहाँ पे था, तो सॉरी v प्लस में R2 है और v माइनस में R1 है, वही मुझे लगा ही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे है R2 और प्लस माइनस Q/4πε0R1। तो अब देखो ये तो कॉमन है, क्या, Q/4πε0। बचा क्या, बचा 1/R2 माइनस 1/R1, और इनकी वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जरा वो भी देख लेते हैं, अपॉन 4πε0। अब जरा 1/R2 की वैल्यू देखो पीछे से, तो 1/R2 की वैल्यू क्या है, 1/R2 की वैल्यू ये 1 प्लस A/R कॉस थीटा, तो इसमें प्लस है और बाहर है 1/R। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/R ब्रैकेट में 1 प्लस A/R कॉस थीटा। उसी तरह R1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो वो आई थी 1/R ब्रैकेट में 1 माइनस A/R कॉस थीटा। अब एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1/R तो दोनों में है, तो क्या है, कॉमन आउट होकर बाहर आ जाएगा, और इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास फिर बचेगा v, जो बचेगा वो बचेगा Q/4πε0, तो एज इट इज आ गया, और एक r को भी हम 1/R वाले r को भी बाहर लिया तो r बाहर आ गया, अंदर क्या बचा। ठीक है, ये r 1/R यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन आउट हो गया, तो अंदर बचा 1 प्लस A/R कॉस थीटा, 1 प्लस A/R कॉस थीटा। और ये चीज देखो, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये 1 तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A/R कॉस थीटा, तो -1 प्लस A/R कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस A/R कॉस थीटा। सो क्लियरली नाउ वी कैन सी -1 से 1 कैंसिल हो गया, और A/R कॉस थीटा और A/R कॉस थीटा ऐड होकर कितना बनेगा, ये बनेगा 2A/R कॉस थीटा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, ये तो ऊपर बना 2AQ कॉस थीटा अपॉन 4πε0R²। और हमें बहुत अच्छे से पता है जो 2AQ है ये क्या होता है, ये होगा डाइपोल मोमेंट, चार्ज Q हो गया और सेपरेशन 2A हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन V का जो बना वो बना P cos थीटा अपॉन 4πε0R²। ठीक है, ये फाइनल एक्सप्रेशन बना, और आप क्लियरली देख सकते हैं, वैसे जो पॉइंट चार्ज था उसका हमने पोटेंशियल पढ़ा था, तो वो कैसे वेरी कर रहा था, वो 1/R से वेरी कर रहा था। ठीक है, अब जरा कुछ चीजें कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, क्या कंपैरिजन, यहाँ मैं पॉइंट चार्ज का लिख रहा हूँ और यहाँ डाइपोल का लिख रहा हूँ।
तो पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से वेरी करती है, बट डाइपोल के केस में वो 1/r³ से वेरी करती है। एक चीज मतलब एक ऑर्डर बढ़ जाती है। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के केस में 1/r से वेरी करता है, और पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने सॉरी 1/, हाँ ठीक है, बट अभी डाइपोल हमने निकाला, सॉरी डाइपोल वो लिखा ना, डाइपोल सॉरी पोटेंशियल लिखना है ना, तो पोटेंशियल इस केस में 1/r² से वेरी करता है, एक ऑर्डर और बढ़ जाता है। रीजन मैंने आपको डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में बताया था, क्योंकि डाइपोल में दो इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, तो जब आप बहुत दूर से देख रहे हो तो वो एज ए न्यूट्रली बिहेव करता है, ये दोनों चार्जेस बहुत पास पास है, तो आपके लिए वो ऐसा है कि दोनों लगभग न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइप। अब एक छोटी सी चीज जो मैं यहीं पे बताना चाहूंगा, जैसे ये बार बार हमें 1/r और 1/r² का रिलेशन देखने को मिलता है, ऐसे तो मुझे पॉइंट चार्ज में बता देना चाहिए था, बट एक जरा रिलेशन ग्राफ देख लो आप, 1/r और 1/r² का ग्राफ एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है ना, ये भी कई बार पूछा गया। सो लेट मी ड्रॉ द एक्सिस, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, और ठीक है, अब मैं दो चीजों का ग्राफ बना रहा हूं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए और एक पोटेंशियल का, मतलब एक 1/r² का डिपेंडेंस और एक 1/r। मेन तो आप डिपेंडेंसी से देखो तो, ठीक है, तो जरा दोनों ग्राफ मैं बनाता हूँ, तो देखो पहले 1/r² का बनाता हूँ, तो 1/r² का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, बट जो 1/r का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जो ये वाला ग्राफ है, ये ऊपर वाला, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और जो मैंने व्हाइट से ग्राफ बनाया है, ये है पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के लिए, जो कि 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये दोनों का रिलेशन, तो ट्रेंड दोनों का लगभग सेम है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो 1/r² वाला जो ग्राफ होगा वो और तेजी से जल्दी से डाई आउट करेगा, क्योंकि वो r² से डिके कर रहा है, मतलब यार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बस ये फर्क है, बाकी नेचर तो दोनों का ऐसे ही एक जैसा है, ठीक है। तो चाहे तो ये पॉइंट चार्ज के लिए भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, है ना। बाकी अगर कोई आपको कंफ्यूजन या डाउट हो, देन यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।